तो स्टूडेंट्स ये हमारी वीडियो नंबर 2 है ऑन डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और डिटर्मिनेंट को निकालते कैसे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर में रिड्यूस कर सकते हैं, वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। और इवेल्युएट कैसे करते हैं, ऑर्डर 1 के लिए अलग तरीका है, ऑर्डर 2 के लिए अलग तरीका है, ऑर्डर 3 के लिए अलग तरीका है। तो लेकिन अब आप देख रहे हो कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसको इवेल्युएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप एक्सपेंशन करते हो, चाहे रो क्या लॉन्ग करो, चाहे कॉलम क्या लॉन्ग करो, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा कम्बरसम है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ निकाली जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए। तो आज हमारा बेसिकली टॉपिक वही है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एज पर एनसीईआरटी ये 6 है, 6 प्रॉपर्टीज है। तो हम 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम देखेंगे थ्रू एग्जांपल्स कि क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाता है। हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती बहुत बारी। तो डायरेक्टली हम कई डिटर्मिनेंट्स का आंसर बता देते हैं। चलो देखते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो डिटर्मिनेंट बराबर होता है अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और उसका डिटर्मिनेंट लेते हो। तो कहने का मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज किया और फिर डिटर्मिनेंट लिया तो दोनों सेम होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे। अब आपको अभी तक डिटर्मिनेंट में एक ही चीज़ आती है कि एक्सपेंशन ही आता है और कुछ नहीं आता। चलो अब देखते हैं। मैट्रिक्स ए ली मैंने, इस तरह से A11, या फिर सीधा हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। मुझे इसको इसके इक्वल दिखाना है। अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का एक ही तरीका आता है, बाय एक्सपेंशन। तो मैं रो 1 के लोग एक्सपेंड कर रहा हूं। A11 को लिया, उसकी कॉलम को डिलीट किया, उसकी रो को डिलीट किया, तो क्या आएगा A22, A22, A23 और फिर A32, A33। बेसिकली मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं। कोई भी बात आपको एज इट इज तो नहीं ले लेनी है, आपको देखना है कैसे ये ट्रू है भी या नहीं, तो आपको फील लेनी बहुत जरूरी है। अगला अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। A12 लेने के बाद आप कॉलम डिलीट करेंगे, रो डिलीट करेंगे, तो क्या बच गया A21, A31, A21, A31 और फिर बच गया A23, A23, A33। ठीक है, फिर आपका अगला एलिमेंट आता है प्लस का A13। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। A13 लिया तो ये कॉलम डिलीट किया, रो डिलीट किया, बच गया A21, A21, A22, A31, A32। ठीक है, अब ये तो बात हुई ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। बात करते हैं ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की। जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पता है ए का डिटर्मिनेंट कैसे हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट देखो कैसे हो जाएगा। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कैसे दिखेगा। ये जो पहली रो है, पहला कॉलम बन जाएगी, ट्रांसपोज ऐसे ही होता है A11, A21, A31। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम बन जाएगी A21, A22, A23। थर्ड रो, थर्ड कॉलम बन जाएगी A31, A32, A33। अब हमने बात करा था ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब अगर इसकी वैल्यू कुछ x है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी x निकल के आनी चाहिए। चलो अब मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ ये कैसे इक्वल है, फिर हम एक एग्जांपल से भी देखेंगे, या फिर एग्जांपल की शायद जरूरत ना भी पड़े। ठीक है, देखते हैं। अब पहले मैंने रो 1 क्या लूंगा एक्सपेंड किया था, अब मैं कॉलम 1 क्या लूंगा एक्सपेंड कर रहा हूँ। आपको पता ही है किसी भी रो है, किसी भी कॉलम क्या लूंगा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिया A11 लिया, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, बच गया A22, A23, A22, A23, A32, A33। अगला एलिमेंट कॉलम 1 क्या लूंगा एक्सपेंड करो तो A21 है, इसका i प्लस दे दे, देखो 3 है, 2 + 1 3, जो कि ओड है तो एक नेगेटिव लगेगा।
अब A21 लेने के बाद ये रो गया और ये कॉलम गया, बच गया A21 A23 A21 A23 A31 A31 A33, बच गया अगला एलिमेंट A31। इसका साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, ऐड करोगे तो इवन आ रहा है, इवन आ रहा है तो प्लस। ये रो गई, ये कॉलम बच गया A21 A22 A21 A22 A31 A32। चलो अब मैं आपको पूरा एक्सपेंड करके नहीं दिखाऊंगा, यहीं से आपको फील आ जाएगी कि इसका डिटर्मिनेंट जो सोल्व करके आएगा वही ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आएगा। देखो कैसे, A11 यहाँ है, A11 यहाँ है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, A22 इंटू A33 A22 इंटू A33 माइनस A32, मतलब माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट A32 और A23 का, यहाँ पर भी यही है, माइनस में A23 A32 A23 इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट सेम है, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, और एलिमेंट तो A11 था ही। अब देखो A12 माइनस में A12 माइनस में A12, A21 का प्रोडक्ट करना है A33 के साथ, A21 का प्रोडक्ट करना है A33 के साथ, माइनस में A23 का प्रोडक्ट करना है A31 के साथ, माइनस में प्रोडक्ट करना है A23 का A31 के साथ, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये एलिमेंट सेम है, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट भी सेम है, यहाँ पर ये एलिमेंट सेम है, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट भी सेम है। तो जायज़ सी बात है, अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ आती है, सपोज करो 10 आती है, तो इसके भी 10 ही आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर लिया है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट ले तो आंसर सेम आता है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी 2। आज का बस यही थीम है, हम प्रॉपर्टीज करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। प्रॉपर्टी 2 P2 ये कहती है अगर मैं दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं तो एक नेगेटिव साइन का फर्क आ जाएगा डिटर्मिनेंट में। कहने का मतलब, अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं RI और RJ को इंटरचेंज कर दूं, और या फिर मैं दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, CI को CJ के साथ चेंज कर दूं, तो जो मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगी। मान लो पहले 5 थी तो अब -5 हो जाएगी ये ऑपरेशन करने के बाद। मतलब कि मान लो कोई ए डिटर्मिनेंट ऐसा है A11 A12, इस ए के डिटर्मिनेंट को मान लो मैंने नाम दे दिया डेल्टा, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैंने अगर किसी, मान लो मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, अब जो नया डिटर्मिनेंट आएगा, मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, ये इधर चली गई वो इधर आ गई, तो क्या हो गया A31 A32 A33 A21 A22 A23 A11 A12 A13। तो ये जो पहले डेल्टा था अब ये माइनस डेल्टा हो जाएगा, तो इसका आंसर आना चाहिए माइनस का डेल्टा। चलो देखते हैं आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। मतलब कि हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने के लिए आपको फिर से पता कि हमारे को एक ही चीज आती है अभी तक डिटर्मिनेंट में, एक्सपेंशन। तो अगर मैंने एक्सपेंशन किया R1 क्या लूँ, R1 क्या लूँगा, करते हैं। A11 लिया, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, तो बच गया A22 A32 A23 A33 माइनस A12 ये रो गया, ये कॉलम गया, तो A21 A31 A23 A33 प्लस का A13 लिया तो ये कॉलम गया, ये रो गई, तो A21 A31
A31 A22 A32 A22 A32। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैंने A11 लिया तो ये गया A22 A23, ठीक है, A3 ठीक है, ओके, माइनस A12 ये गया तो बच गया 2131 और ठीक है 2131 2232, बिल्कुल सही है। चलो अब हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद माइनस डेल्टा आना चाहिए, उसको भी देख लेते हैं। अब मैं एक्सपेंड करूंगा अलोंग R3। आपको पता ही है कैसे भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं, मैंने लिया A11, इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कर रहा हूं। A11 लिया तो क्या आ जाएगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, और इसका एड्रेस क्या है, E1 आएगा, ठीक है ना, ओके। तो अब ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बच गया A32 A22 A22 A33 A23। अगला माइनस A12, क्योंकि आप इसके एड्रेस को देखो, इसका एड्रेस क्या है, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम है तो ओड है, तो माइनस आएगा। माइनस का A12 ये गया और ये गया, तो बच गया ये A31 A21 और A33 A23 प्लस का A13 ये रो गया, ये कॉलम गई, बच गया A31 A21 A32 A22। अब देखते हैं इस वैल्यू में और इस वैल्यू में माइनस का फर्क है कि नहीं, चेक करते हैं। देखो एलिमेंट तो बिल्कुल सेम है, A11 अब यहां पर देखो क्या आएगा, A22 इंटू A33। देखते हैं A22, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लिख रहा हूं, A22 इंटू A33 माइनस A32 और A23, जबकि यहां पर क्या आएगा, यहां देखते हैं। इस डिटरमिनेंट को निकालेंगे तो A32 इंटू A23 माइनस A22 A33। अब आप देखो कि आपको इन दोनों में नेगेटिव का फर्क लग रहा है या नहीं लग रहा। A22 A33 जो कि यहां पर है, और A32 जो कि यहां पर माइनस था, यहां प्लस में है। तो इसी तरीके से आप इसको भी देखोगे तो सेम चीज आएगी। तो ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती थी, अगर मैंने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो पहले मान लो डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 थी, अब अगली बार डिटरमिनेंट की वैल्यू -5 निकल के आएगी अगर हमने ऑपरेशन लगा दिया तो। इतनी सी बात है। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, इफ टू रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन डिटरमिनेंट इज 0। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। वो कैसे, देखते हैं। A11 A12 A13, या फिर हम डबल सब्सक्रिप्ट लेते ही नहीं, A1 A2 A3 B1 B2 B3, 2 रोज हमारे को सेम करनी है या 2 कॉलम्स। तो मैं रोज को कर रहा हूं, यहां से फिर से A1 A2 और A3 कर दिया। यहां पर आप नोटिस करोगे कि हमारा R1 और R3 जो है सेम है, आइडेंटिकल है बिल्कुल। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे सेम है, ठीक है। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है, हमारा ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 निकल के आएगी। देखते हैं कैसे। सपोज करो एज पर प्रॉपर्टी 2 जाएं, तो अगर मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 का एक एग्जांपल भी कराता हूं जिससे आपको और डाइजेस्ट हो जाएगी।
बस जस्ट प्रॉपर्टी 2 के बाद प्रॉपर्टी 2 का एक एग्जांपल करते हैं। तो एक बार देखो, अगर मैंने R1 और R3 का इंटरचेंज कर दिया तो इफेक्टिवली डेल्टा क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा हो जाएगा। लेकिन देखो अगर मैंने चेंज किया तो ये रो उठा के इधर ले आया, ये उधर उठा के ले आया, तो कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। A1 A2 A3 सेम एज इट इज रहेगा। तो कहने का मतलब जो पहले डेल्टा था अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद माइनस डेल्टा हो जाएगा। लेकिन देखो ये ऊपर उठ के चला गया तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ा। डिटर्मिनेंट पहले भी ऐसे ही दिख रहा था, A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, अब भी ऐसे ही दिखेगा अगर मैं उसको उधर ले आया उसको इधर ले आया। तो मतलब कि ये दोनों बराबर हैं। प्रॉपर्टी 2 कहते थे कि माइनस का फर्क आ जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी मैंने अगर लगा दी, मतलब अगर मैंने ऑपरेशन लगा दिया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो एज इट इज वही दिख रहा है। तो मतलब दोनों बराबर हैं। तो इधर आके डेल्टा इधर आके क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा इजिकल टू 0, 2 डेल्टा इजिकल टू 0, डेल्टा इजिकल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 और हो सके तो प्रॉपर्टी नंबर 3 दोनों के एग्जांपल्स कराता हूं, जिससे आपको प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डाइजेस्ट हो जाएंगी। ये मैंने आपको जस्ट प्रूफ दिए हैं। प्रूफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इनके रिजल्ट्स पता होने चाहिए। लेकिन वो रिजल्ट्स आ कहाँ से रहे हैं, तभी आपको वो रिजल्ट्स डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिए। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है, वेरीफाई प्रॉपर्टी 2 फॉर डेल्टा। डेल्टा क्या है आपका 2 3 -5 2 -3 5 604 604 1515 -7। चलो प्रॉपर्टी 2 क्या थी, प्रॉपर्टी 2 ये कहती थी कि अगर मैंने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, तो मेरा आंसर में नेगेटिव का फर्क आ जाएगा। चलो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करते हैं कि है क्या वैल्यू है इसकी डिटरमिनेंट की। अब आपके पास फिर से 6 चॉइसेस हैं, आप कौन सी चॉइस चूज करोगे जहां मैक्सिमम जीरोज हो। तो एक जीरो आपके कॉलम 2 में भी मिल जाएगी और रो 2 में भी मिल जाएगी। मैं रो 2 चूज कर लेता हूं क्योंकि एक ही जीरो है, चाहे रो 2 लो चाहे कॉलम 2 लो। तो ये 6, पहले तो इस 6 का एड्रेस देखो, ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 + 1 3 -1 की पावर 3 नेगेटिव आ जाएगा, तो -6 लेना पड़ेगा। -6 लेते ही ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बच जाएगा -3 5 -3 5 5 -7। ये तो जीरो है, इसको क्या ही लेना। अब बात करते हैं 4 की, इसका साइन प्लस आएगा माइनस आएगा, वो डिपेंड करता है इसके एड्रेस पे। ये क्या सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर से दोनों का सम करोगे तो ओड है, ओड मतलब -1 की पावर ओड -1 होती है, तो ये माइनस आ जाएगा। ये 4 की ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बच जाएगा -2 -3 2 -3 1 5। चलो देखते क्या आंसर आएगा। -6 21 -25 -4 2 × 5 10 -1 × -3 -1 क्यों बोलो, क्योंकि नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव ऑफ -3 +3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आंसर निकल गया, 21 -25 मतलब 21 -25 और माइनस का 4 -4 × -6 प्लस का 24 10 + 3 13 माइनस का 52। तो ये जो आपका आंसर आया तो माइनस का 28 आपका आंसर आया। सो माइनस का 28 आपका आंसर आ गया यहाँ पर। अब हम इसको प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने का मतलब क्या, मैं दो रोज या दो कॉलम्स में इंटरचेंज लाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, R1 और R3 में इंटरचेंज ला देता हूँ। R1 और R3 में इंटरचेंज लेने के बाद आपका डिटरमिनेंट में एक नेगेटिव लग जाएगा, मतलब कि आपकी बार आंसर आपका 28 आएगा। देखो कैसे, R1 और R3 में मैं इंटरचेंज ला रहा हूँ, मतलब कि ये ऊपर चल जाएगी 1 5 -7 604 2 -3 5। ठीक है, अब देखते हैं, फिर से मैं R2 या C2 चूज कर सकता हूं। चलो अब की बार C2 चूज करते हैं। 5 का एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो नेगेटिव आएगा -5। ये 5 गया, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो क्या आ जाएगा 6 2 4 5।
फिर अगली बार क्या आ जाएगा, ये 0 तो क्या ही लेना, -3, इसका एड्रेस क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर से नेगेटिव आएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बन गया 16, हाँ 16, ये रो, ये कॉलम गया और ये रो गया, तो बन गया -74। अब की बार देखते हैं, -5, 30, -2 × 4 8, +3, 4 माइनस का 42 प्लस का 42 हो जाएगा, सो 22 -5 -1110 प्लस 46 × 3, 46 × 3 करके देख लो, 3 6 18, 1 12 और 1 13, 138 में से 110 गया तो आपका आ जाएगा आंसर 28। यही कह रही थी प्रॉपर्टी नंबर 2। चलो अब देखते हैं अगर कोई एग्जांपल है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 भी वेरीफाई कर लेते हैं। कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 का भी वेरिफिकेशन। इवेल्युएट डेल्टा 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3। अब आप यहां पर नोटिस करो, आपके R1 और R3 बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 निकल के आने वाली है। बस मैं आपको एक एग्जांपल करा के दिखा रहा हूँ, बाद में हम बिल्कुल इसको अप्लाई करेंगे। तो देखो यही प्रॉपर्टी के मजे हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग आप बता सकते हो इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। आपकी चॉइस है, कहीं से मर्जी एक्सपेंड करो, मैं R1 से एक्सपेंड करता हूँ। सो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, 3 एलिमेंट लिया, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये रह गया 2 × 3 6 माइनस 2 × 3 6। अगर आ गया -2 आते ही ये कॉलम गया, ये रो गई, बच क्या गया 2 × 3 6 माइनस 3 × 3 9। फिर क्या रह गया, प्लस का 3 ये कॉलम गया, ये रो गई, तो बच गया 2 × 2 4 माइनस 3 × 2 6। ये तो 0 ही हो गया, -2 6 - 9 -3 प्लस 3 4 - 6 -2 प्लस का 6 माइनस का 6 0। तो ये हमारे को प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता रही थी, बस मैंने आपको एक एग्जांपल करा दिया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि अगर मैं किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसका डिटर्मिनेंट कुछ डेल्टा आता है मान लो। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैंने किसी रो या किसी भी कॉलम में k से मल्टीप्लाई कर दिया, k कोई भी स्केलर है, k a1 k a2 k a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो किसी भी रो में आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, मैंने यहाँ पर R1 में कर दिया, तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, ये जो पहले डेल्टा था अभी k डेल्टा हो जाएगा, ये k डेल्टा हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब इसका प्रूफ क्या है वो देख लो आप, वो आप ऐसे ही फील कर सकते हो। ये देखो, अगर मैं रो 1 क्या लूँगा इसको एक्सपेंड करूँ और रो 1 क्या लूँगा इसको एक्सपेंड करूँ, इस डिटरमिनेंट को और इस डिटरमिनेंट को, देखो नीचे वाली रोज बिल्कुल सेम है। तो अगर मैंने यहाँ पर A1 लिया और ये रो और कॉलम डिलीट किया तो ये बच जाएगा, यहाँ पर भी यही बच जाएगा, बस यहाँ पर फर्क क्या आएगा, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर KA1 है। ऐसे ही आप A2 लोगे, यहाँ पर KA2 है, ये कॉलम और ये रो डिलीट करोगे तो बिल्कुल B1 C1 और B3 C3 बिल्कुल सेम आएगा। तो बस इस A1 A2 A3 की जगह क्या आ रहा है आपका K1 KA1 KA2 KA3, बाद में आप K कॉमन ले लोगे तो जो पहले डेल्टा था वही डेल्टा है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है। आप जो मैंने बोला एक बार फिर से रिवाइंड करना वीडियो को
और आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप क्या करो, इसको एक्सपेंड करो R1 के अलोंग और इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करो, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने किसी रो या किसी कॉलम में K से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मेरे पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट K से मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने ये प्रॉपर्टी को तो वेरीफाई कर ही लिया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन है इवेलुएट 102 18 36 134 17 36। चलो तो अब जो हमारे को पहले तरीका आता था, हमारे को तो सिर्फ एक्सपेंड करना आता था, लेकिन अब हम प्रॉपर्टी से इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट करेंगे, देखते हैं कितना इजी होता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये 3 है, ये 18 है, ये 6 है, ये 36 है, तो कहीं ना कहीं मुझे फील आ रही है कि ये 6 टाइम्स है और 17 का 6 टाइम्स भी यही होता है। तो मतलब कि ये कैसा लिखा हुआ है, 17 इंटू 6, 3 इंटू 6, 6 इंटू 6, 1 3 4 17 3 6। अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखा था कि अगर मैं किसी रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा पूरा पूरा डिटरमिनेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखो, ये एक तरह से पूरी रो 6 से मल्टीप्लाई हो रखी है। ये पूरी रो क्या हो रखी है, 6 से मल्टीप्लाई हो रखी है। तो अब इस 6 को मैं बाहर ले सकता हूं एज पर प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि पूरा का पूरा डिटरमिनेंट 6 से मल्टीप्लाई होगा ना। अगर कोई एक रो हुई है तो 17 3 6 1 3 4 17 3 6। अब आप देखो आपकी दो रोज आइडेंटिकल हो गई, तो मतलब कि ये डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो विद प्रॉपर्टी से हमने कितना इजीली बोल दिया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज हमको एक्सपेंड करना पड़ता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती थी कि अगर मेरे एलिमेंट्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है, अगर मैंने किसी रो को या कॉलम को K से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मेरा आंसर K डेल्टा हो जाएगा। इतना ही कहती थी। कहने का मतलब इसका रिवर्स भी देखो, इसका रिवर्स ये है कि ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ उसका आंसर डेल्टा है, लेकिन अगर मैंने K से मल्टीप्लाई करा तो K डेल्टा आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि मैं इस K को बाहर ले सकता हूँ और जो बच गया वो डेल्टा है, वो यही लिखा हुआ है। तो सेम चीज़ मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर। मैंने देखा कि ये जो रो 1 है ये 6 टाइम्स है रो 3 की, तो मैं ये 6 बाहर ले सकता हूँ। ये 6 बाहर लिया तो मैंने देखा R1 और R3 बिल्कुल सिमिलर है, इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा। आप चाहो तो वैसे आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगी, आपका आंसर 0 ही आएगा। चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको इन शॉर्ट ये याद रखनी है कि अगर मुझे इसका रिवर्स प्रोसेस यही था कि अगर मुझे किसी भी डिटरमिनेंट से कुछ कॉमन लेना है तो वो या तो एक रो से आएगा या वो एक कॉलम से आएगा। और अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो अगर मुझे किसी भी K से मल्टीप्लाई करना है एक डिटरमिनेंट को, तो वो किसी रो या किसी कॉलम में ही जाके मल्टीप्लाई होगा। आई थिंक आप थोड़ा सा मे बी इसको आप प्रॉपर्टी नंबर 4 कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन विद टाइम आपको ये अप्लाई करनी आ जाएगी। और बाकी जैसे मैंने आपको उसका प्रूफ बताया, आपको वो प्रूफ एक बार खुद से करके देखना, आपको प्रॉपर्टी में क्लैरिटी आ जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 5 है एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ठीक है, अब आपको पता है कि डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है, तो एक तरीका तो ये है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो और ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला तरीका क्या है, जब आपको दो डिटरमिनेंट को ऐड करना और तीसरा आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में चाहिए, तो फिर आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, आप सिर्फ एक रो
या कॉलम को ही आप ऐड कर सकते हो, बाकी दो रो या दो कॉलम सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो दो डिटरमिनेंट को। अगर इस तरह की कंडीशन है तब आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज मान लो डिटरमिनेंट पूरा डिफरेंट है, ये पूरा डिफरेंट है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालो और दोनों को ऐड कर दो। लेकिन अगर ऐसा है कि दो रोज या दो कॉलम सेम है तब आप ये कर सकते हैं। तब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, आप ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 प्लस लैम्डा 1, ऊपर ऊपर से जो आपकी रोज है वो ऐड हो जाएंगी, A2 प्लस लैम्डा 2 A3 प्लस लैम्डा 3। अब ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली इस्तेमाल होती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रॉपर्टीज को ध्यान रख लेना है और इनकी वेरिफिकेशन देख लेनी है कि ये कैसे, मतलब ये अगर ये होल्ड करती हैं तो कैसे होल्ड कर रही हैं। तो इसको मैं आपको होल्ड करने का एक तरीका मतलब वेरीफाई करने का तरीका बता देता हूँ। अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे और इसको इवेल्युएट करोगे और इसको इवेल्युएट करोगे तो सेम आना चाहिए, लेकिन अभी आपको फील लेके आ जाएगा। देखो ये जो B1 B2 B3 C1 C2 C3 हर जगह सेम है, तो अगर आप इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो A1 B2 C3 माइनस C2 B3 सेम, लैम्डा 1 लोगे तो B2 C3 माइनस C2 B3 सेम चीज़ आएगी और वहाँ पर भी सेम चीज़ आएगी। तो दोनों में आप ऐड कर रहे हो, मतलब कि अगर ये चीज़ कॉमन लिया आपने B2 C3 माइनस C2 B3, मैं करके दिखा देता हूँ एक स्टेप। यहाँ से क्या आएगा, A1 अगर आपने लिया A1 B2 C3 माइनस C2 B3, और यहाँ से अगर अभी आगे भी है डॉट डॉट डॉट, मैं पूरा लिख नहीं रहा, ऐसे यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा 1 प्लस है बीच में, लैम्डा 1 B2 C3 माइनस C2 B3। अब आप ये देखो कि ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है, तो इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस लैम्डा 1, वही चीज़ लिखे है यहाँ पर, A1 प्लस लैम्डा 1, पूरा इसको भी खोलोगे तो B2 C3 माइनस C2 B3 बिल्कुल मैच कर जाएगा। आई गेस आपको यहाँ से इतनी से फील आ गई होगी कि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो डिटरमिनेंट्स का एडिशन कब होता है, जब दो रोज या दो कॉलम सेम हो। तो जो सेम नहीं है थर्ड रो या कॉलम, आप उनको आपस में ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो इसकी कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं। इवेल्युएट a प्लस 2x x b प्लस 2y y c प्लस 2z z। तो इसको इवेल्युएट करना है। तो एक तो हमारे पास तरीका है कि चुपचाप जाके इसको एक्सपेंड कर लो, लेकिन हम प्रॉपर्टीज पढ़ी इसलिए रहे हैं कि हमारे को जो एक्सपेंशन करना होता है उसकी नीड कम से कम हो जाए। अब मेरे को क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 की फील दिलाता हूँ। ये R2 में दो दो टर्म्स हैं, हर जगह एक एक टर्म है, यहाँ पर दो दो टर्म्स हैं। इसका मतलब इसको और इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। मैं इस पूरे डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट से लिख सकता हूँ। यही तो अभी हमने पढ़ा था, A B C X Y Z प्लस A B C 2X 2Y 2Z X Y Z। यही तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में पढ़ा था। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको मैंने दो डिटरमिनेंट्स को ऐड करके तीसरा निकालना दिखाया था। अब इसका रिवर्स है, हमारे पास एक बड़ा डिटरमिनेंट है, उसको हम दो स्मॉलर डिटरमिनेंट्स में तोड़ रहे हैं। तो देख लो, आपकी दो, अगर मेरे को इन्हीं को अगर ऐड करना होता तो मेरी R1 और R3 बिल्कुल सेम है, R2 अलग अलग हैं, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, वापस यही चीज़ आ जाएगी। अब ये देखो, यहाँ पर देखो आपकी दो रोज सेम हो गई, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 0। अब आप यहाँ से देखो, आप एक डिटरमिनेंट से कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 में आया था कि अगर मुझे कॉमन निकालना है तो मैं एक रो से कॉलम निकाल सकता हूँ। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एलिमेंट से होता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फ़र्क है, मैट्रिक्स में अगर कॉमन निकालना हो तो पूरे हर एलिमेंट से निकलेगा, जबकि डिटरमिनेंट में कैसे निकलेगा, एक रो से निकलेगा, एक कॉलम से निकलेगा। तो जैसे 2 कॉमन आएगा तो यहाँ आ जाएगा XYZ, यहाँ पर भी XYZ है।
यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, 2 कॉमन लेने के बाद फिर से इसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स वाई जेड 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ गया 0। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। तो देख रहे हो आप, बिना एक्सपेंशन के मैंने इस प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसका आंसर 0 बता दिया। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 6 कहती है अगर आपने ये ऑपरेशन लगा दिया, चाहे रो पे या कॉलम पे, आर आई प्लस के आर जे, चाहे आपने रो पे लगा लिया चाहे आपने कॉलम पे लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट की वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो डेल्टा 1 है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर आपने ऑपरेशन लगा दिया, आपने ऑपरेशन क्या लगाया, R1 में चेंज ला दिया, R1 प्लस 2 टाइम्स R3, ठीक है। चलो देखते हैं तो अब क्या फर्क पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी कहती थी डेल्टा विल रिमेन अनचेंज्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऑपरेशन लगा दिया, अब जो आपका डिटरमिनेंट आएगा, देखो ये पहले आप ऑपरेशन लगाते हैं, R1 में मैंने क्या चेंज लाया, R1 में 2 टाइम्स R3 ऐड कर दिया, 2 टाइम्स, तो 2C1 मैंने इसमें ऐड कर दिया, A1 प्लस 2C1, A2 प्लस 2C2, A3 प्लस 2C3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अगर ये डेल्टा तो ये भी डेल्टा होगा, इतनी कहती है ये प्रॉपर्टी नंबर 6। अब क्यों चेंज नहीं आया, देखो मेरी बात समझो। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बड़े डिटरमिनेंट को मैं 2 डिटरमिनेंट्स में तोड़ सकता हूं। तो पहला डिटरमिनेंट क्या आएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3। सेकंड डिटरमिनेंट प्लस करके क्या लिखूंगा, 2C1 2C2 2C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब 2C1 2C2 2C3 जो राइट वाला डिटरमिनेंट था वहां से 2 कॉमन लूंगा, बचेगा C1 C2 C3 और नीचे एक C1 C2 C3 पहले से पड़ा, तो इफेक्टिवली उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको करके दिखा देता हूं लेफ्ट साइड में। अगर मैं इसको डिटरमिनेंट को ब्रेक करूंगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस 2C1 2C2 2C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये तो डेल्टा था ही, ये ऊपर हमको पहले से पता है डेल्टा है, लेकिन यहाँ ये देखो 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो C1 C2 C3 C1 C2 C3 बिल्कुल सेम आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेल्टा का डेल्टा ही रहा ये ऑपरेशन लगाने के बाद। तो इसका मतलब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ये ऑपरेशन लगा सकते हो, डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे से कोई पूछते हो कि कोई प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको बोलूँगा ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है। मोस्टली आपको दिखेगा कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में आता ही आता है। तो मैं आपको, मेरा सजेशन ये रहेगा, ये जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, आपको थोड़ा सा मेरे साथ साथ दिमाग लगाना होगा। ऐसा नहीं कि टीचर बोल रहा है उसको फॉलो करो, आपको साथ साथ मेरे साथ साथ दिमाग लगाना है। ऐसे नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको फिर सुनना है, आपको साथ साथ मेरे साथ साथ चलना है। तो आप एक बार, अगर आपको एक बारी में नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करो, और फिर आपको समझ में आएगा कि सारी की सारी चीज़ें लॉजिकल है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के एप्लीकेशन करके डिटरमिनेंट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।